गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में पी ब्लॉक के डिस्कशन में हम लोग सल्फर के कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्कशन चल रहा है। बुकलेट से मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताया था पिछली क्लास में, तो आप बुकलेट निकालो और इसमें देखो ब्लीचिंग एक्शन पेज नंबर 48 पे सल्फर डाइऑक्साइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें ब्लीचिंग एक्शन ये जो है इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम मॉइस्ट कंडीशन में कंसीडर करें, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और यही नेसेंट हाइड्रोजन वो ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो रिडक्शन के थ्रू होगा और क्योंकि ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन के थ्रू ऑब्जर्व हो रहा है इसलिए ये टेम्पररी होगा। तो ब्लीचिंग एक्शन में ये बता रहे हैं कि SO2 प्लस 2H2O SO2 प्लस 2H2O gives H2SO4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर कोई कलर्ड मैटर है, अगर एक कलर्ड मैटर है तो ये नेसेंट हाइड्रोजन उसको कलरलेस मैटर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन गिवन है, इसका मतलब है कि फिर वो अपने आप से फिर से कलर्ड मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एरियल ऑक्सीडेशन है, आप इसको ऐसे लिखो एरियल ऑक्सीडेशन, तो एरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू ये वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो इसलिए ये टेम्पोररी ब्लीचिंग यहाँ पे ऑब्जर्व होती है, परमानेंट ब्लीचिंग नहीं होगी। तो लिखा हुआ है कि ब्लीचिंग इज थ्रू रिडक्शन बट इट इज टेम्पोररी। आगे बोल रहा है इट इज अ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम देन इन एसिडिक मीडियम। इंपॉर्टेंट है, इसका जो रिड्यूसिंग बिहेवियर है वो एल्कलाइन मीडियम में ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपेयर टू एसिडिक मीडियम। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपेयर टू एल्कलाइन मीडियम। अगर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करें तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा होगा और रिड्यूसिंग बिहेवियर जो है वो बेसिक मीडियम में ज्यादा होगा। अगला पॉइंट लिखा हुआ इट नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग। न तो ये खुद बर्न होता है और न ही ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। इट नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग बट बर्निंग मैग्नीशियम एंड पोटेशियम कंटिन्यू टू बर्न इन इट्स एटमॉस्फेयर। तो बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे जो एलिमेंट है वो SO2 की प्रेजेंस में बर्न करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन SO2 प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है, अगर तो मैग्नीशियम इन SO2
ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरीके से अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम के साथ बता रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करके फॉर्म करता है पोटेशियम सल्फाइड एंड पोटेशियम थायोसल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड एंड पोटेशियम थायोसल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस पॉइंट में ये बोला गया कि सल्फर डाइऑक्साइड ना तो खुद बर्न करता है और ना ही ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, लेकिन जो एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में वो बर्निंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो ऑक्सीजन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। अब जरा आगे देखो, बोल रहा है कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। जैसे SnCl2 के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि SnCl2 को ये SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट कर रहा है और खुद रिड्यूस होकर सल्फर में कन्वर्ट होता है। SnCl2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 4HCl gives SnCl4, ठीक है, SnCl4 प्लस सल्फर प्लस 2H2O। तो SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी प्रेजेंस में ये अपना ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखाता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पे और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी तरीके से देखो, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके साथ ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर दिखा रहा है। और ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो, ये कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। 2H2S प्लस SO2 gives 3 सल्फर प्लस 2H2O। अब यहां पे अगर आप देखो तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है और SO2 भी सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है। SO2 का सल्फर में कन्वर्ट होना ये रिडक्शन है और हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में कन्वर्ट होना ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो अगर आप रिवर्स रिएक्शन को देखो, यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन है, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या है, सल्फर SO2 में और सल्फर H2S में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और सल्फर रिड्यूस भी हो रहा है, अगर रिवर्स रिएक्शन के टर्म्स में बात करें तो ये रिवर्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन का अपोजिट को कौन प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, तो ये कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। द अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड कॉन प्रोपोर्शनेशन। तो ये कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। तो इसी तरीके से बोल रहे हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में और आयरन को फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में, मतलब SO2 प्लस CO 2CO gives 2CO2 प्लस सल्फर।
तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके CO2 में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आयरन को ऑक्सीडाइज करके फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है और खुद रिड्यूस होकर के सल्फर में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ रिएक्शन जो है यहाँ पे गिवन है कि सल्फर डाइऑक्साइड को अगर एक्वस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं तो एक्वस सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके ये सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है कोल्ड कंडीशन में, और फिर उसके बाद अगर इसको एक्सेस SO2 से रिएक्ट करा देते हैं NaHSO3 को, तो Na2S2O5 बन जाता है। Na2S2O5 का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरीके से अगर NaHSO3 को NaOH से रिएक्ट करा दे तो सोडियम सल्फाइड बन जाता है, और सोडियम सल्फाइड का अगर एसिडिफिकेशन करा दें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और अगर ये यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, Na2SO3 को अगर ड्राई POCl3 के साथ ट्रीट करेंगे, एरो की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, ड्राई POCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो SOCl2 का फॉर्मेशन हो जाता है। SOCl2 का फॉर्मेशन होता है अगर Na2SO3 को ड्राई POCl3 के साथ ट्रीट करते हैं। और इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर इसको जिंक और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करें तो S2O4 2 नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है। अब जरा इसके यूजेस देखो, यूजेस तो बोला सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड नंबर 1 इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में और शुगर की रिफाइनिंग में इसको यूज करते हैं। इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, ठीक है, वूल और सिल्क को ब्लीच करने के लिए इसको यूज करते हैं। एज एन एंटी क्लोर, एंटी क्लोर के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। एंड प्रिजर्वेशन, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, सोडियम बाइसल्फाइड बनाने के लिए, कैल्शियम बाइसल्फाइड बनाने के लिए। Liquid SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals, क्योंकि ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो कहीं पे अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे हम लिक्विड SO2 को यूज कर सकते हैं। तो लिक्विड SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals। तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्कशन। अब जरा देखो आगे बुकलेट में गिवन है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो बोल रहे हैं एक तो सल्फ्यूरिक एसिड को डिहाइड्रेट करके SO3 बनाया जाता है, क्योंकि SO3 सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड है। ऑब्वियसली इस डिहाइड्रेशन को कराने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, तो P4O10 यानी कि P2O5 का डाइमर ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो उसकी हेल्प से H2SO4 से SO3 बनाया जा सकता है। तो वही रिएक्शन आप देख रहे हो, 6H2SO4 plus P4O10 gives 6SO3 plus H3PO4, 4H3PO4। इसी तरीके से बोल रहे हैं अगर फेरिक सल्फेट है और उसको हीट करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है, फेरिक सल्फेट को अगर हीट किया जा रहा है, फेरिक सल्फेट को, फेरिक सल्फेट को अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो हीट करने पे यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है,
फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। बाकी ये SO3 बनाने का एक तरीका ये भी है कि SO2 को O2 से रिएक्ट करा करके SO3 बना देते हैं। ठीक है, कांटेक्ट प्रोसेस में ये रिएक्शन यूज होती है। प्रॉपर्टीज में देखो तो इसकी प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि एसिडिक नेचर दिखाता है, डिजॉल्व्स इन वाटर फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम इसको SO3 को H2SO4 से रिएक्ट कराएं तो इसका मिक्सचर को ओलियम बोलते हैं। H2SO3 प्लस H2SO4 प्लस SO3 इज कॉल्ड ओलियम। अगर ये HCl से रिएक्ट करता है तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्लोरोसल्फोनिक एसिड बोल सकते हो या क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो, जो कि एक सुपर एसिड की तरह एक्ट करता है। ठीक है, SO3 प्लस HCl गिव्स क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ये है स्ट्रक्चर ClSO3H का। ये एक सुपर एसिड की तरह एक्ट करता है। एक्ट्स एज सुपर एसिड। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देखो तो बोल रहा है कि ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 में कन्वर्ट कर देता है। ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 में कन्वर्ट कर देता है, मतलब खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो 2SO3 प्लस सल्फर, अब इसमें क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होकर के भी SO2 में कन्वर्ट होगा और सल्फर को ऑक्सीडाइज करके भी SO2 बनाएगा, तो 3SO2 का फॉर्मेशन होता है। 2SO3 प्लस सल्फर गिव्स 3SO2। हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे बता रहा है ये रिएक्शन होती है। इसी तरीके से देखो SO3 फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके P2O5 में कन्वर्ट कर देता है। फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके P2O5 में कन्वर्ट कर रहा है और खुद रिड्यूस होकर के SO2 में कन्वर्ट होता है। ऐसे बोल रहा है कि SO3 जो है PCl5 से रिएक्ट करके POCl3 प्लस SO2 प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करता है। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो कि यहां पे SO3 है, SO3 को फास्फोरस के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये खुद SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और P2O5 का फॉर्मेशन करता है। और इसी तरीके से बता रहे हैं कि अगर हम इसको PCl5 से रिएक्ट कराते हैं, PCl5 से अगर इसको रिएक्ट कराते हैं तो POCl3 SO2 और Cl2 का फॉर्मेशन होता है। अगर आप यहां पे देखो रिडॉक्स चेंज में कौन इन्वॉल्व है, तो रिडॉक्स चेंज में एक तो SO3 इन्वॉल्व है और दूसरा रिडॉक्स चेंज में क्लोरीन इन्वॉल्व है। फास्फोरस किसी रिडॉक्स चेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि फास्फोरस ऑलरेडी अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे एक्वायर कर रहा है +5, और यहाँ भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो फास्फोरस रिडॉक्स चेंज में नहीं इन्वॉल्व है, बट इसके अंदर जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो रिडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व। क्लोरीन -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो मतलब एक तरीके से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और SO3 का रिडक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से देखो SO3 जो है वो HBr से रिएक्ट करके SO3 HBr से रिएक्ट करके SO2 Br2 एंड H2O का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें SO3 रिड्यूस होकर के SO2 बना रहा है
और ब्रोमाइड आयन को ये Br2 में कन्वर्ट करता है, मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन और SO3 का रिडक्शन हो रहा है। आगे देखो, बोले SO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन हॉट कंडीशन में ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और एक रिएक्शन और बता रहे हैं कि यूरिया से जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं, यूरिया से SO3 को अगर रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रही है रिएक्शन, देखो NH2CO NH2, ये है यूरिया, इसको हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट किया। तो अब यहां पे बोल रहे हैं कि सल्फामिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये कंपाउंड बन रहा है NH2SO3H, ठीक है, सल्फामिक एसिड बोलते हैं इसको, प्लस CO2, ये सल्फामिक एसिड है। अगर यहीं पे COOH होता है, NH2COOH, इसका फॉर्मेशन आपने देखा था हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस में उसको कार्बामिक एसिड बोलते हैं, ये सल्फामिक एसिड है। यूजेस में देखो, बोल रहा है कि इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए और ओलियम को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस, गैसेस को ड्राई करने के लिए इसको यूज किया जाता है, गैसेस को मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि जो SO3 है उसकी वाटर एफिनिटी बहुत ज्यादा है। SO3 क्या करेगा, जो वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करके खुद H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए गैसेस को ड्राई करने के लिए SO3 को यूज करते हैं। तो ये सब इसके यूजेस है। अब इसके बाद अगला डिस्कशन गिवन है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर का जो डिस्कशन है वो एनसीईआरटी में भी गिवन है, और एग्जैक्टली एनसीईआरटी की ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे बुकलेट में लिखी हुई। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं सल्फर फॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड सच एज H2SO3, H2SO3, H2S2O4, H2S2O5। मतलब हमें क्या करना है, हमें पहले तो इन सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इनकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इन सब का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले H2SO3, H2SO3 का स्ट्रक्चर को अगर कंसीडर करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ये H2SO3 का स्ट्रक्चर है। सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, दो OH ग्रुप अटैच है, तो इसकी बेसिसिटी 2 है, डाई बेसिक एसिड है ये, इट इज अ डाई बेसिक एसिड। फिर उसके बाद H2S2O3, H2S2O3, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है,
ये है H2S2O3, H2S2O3। यहाँ पे एक सल्फर सेंट्रल एटम है, एक सल्फर टर्मिनल एटम है जो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। तो ये भी डाइबेसिक एसिड है। इसको आप बोलोगे डाइथायोनिक एसिड। ये डाइथायोनिक एसिड है। इसी का इसी का बेसिकली वो सॉल्ट होता है हाइपो। Na2S2O3 जो होता है वो इसी का सॉल्ट होता है हाइपो। मतलब ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हटा दो, यहाँ पे सोडियम आ जाए तो वो हाइपो है, Na2S2O3। H2S2O4, H2S2O4, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये सेंट्रल एटम के पास एक एक लोन पेयर है। ये है H2S2O4, H2S2O4। देन H2S2O5, H2S2O5 का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर होता है H2S2O5 का। ये स्ट्रक्चर नहीं है। ये भी हो सकता था, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है H2S2O5 का, वो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड स्ट्रक्चर का क्या नेम बताया था आपने? सेकंड मतलब कौन सा? ये वाला? यस सर। हाँ, ये डाइथायोनिक एसिड है। सर वो तो H2S2O6 नहीं होगा? अम्म, एक मिनट बेटा, एक मिनट। गलत बोल रहा हूं मैं। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ओके सर। ये है थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट होता है ना, उसको सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं, हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड। सही है, सही बोल रहे हो तुम। ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, करेक्ट कर लेना नेम। और H2S2O5 का ये वाला स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नहीं है। सर इसका रीजन क्या होता है कि वो वाला नहीं आता है, ये हो जाता है? भाई रीजन तो कुछ नहीं है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ओके सर। जैसे बोला जाए ना कि तुम अपने जैसे ही क्यों दिखते हो, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं भाई डाई बेसिक ये ऐसे भी है, ऐसे भी है, बट एक्सपेरिमेंटली जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड स्ट्रक्चर ये है। अच्छा, फिर इसी तरीके से ये थायोनिक एसिड की सीरीज है पूरी, ठीक है। H2SXO6, H2SXO6। तो यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। इसमें जो x वैल्यू है वो x वैल्यू 0 to 3 हो सकती है, x वैल्यू 0 to 3 हो सकती है, ठीक है। x वैल्यू 0 to 3, अगर x 0 है इसका मतलब क्या है, ये दोनों सल्फर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कोई सल्फर नहीं होगा, तो वो हो गया डाइथायोनिक एसिड। जैसे ये डाइथायोनिक एसिड है, डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड, अगर बीच में एक सल्फर और आ जाए तो ट्राइथायोनिक एसिड हो जाएगा, बीच में दो सल्फर आ जाए इनके तो टेट्राथायोनिक एसिड, पेंटाथायोनिक एसिड, इस तरीके से इनको डिफाइन कर, मतलब डाइथायोनिक, ट्राइथायोनिक, टेट्राथायोनिक एंड पेंटाथायोनिक। H2SO4 वेल नोन कंपाउंड है, ये स्ट्रक्चर होता है H2SO4 का। फिर H2S2O7 है, ओलियम H2S2O7 ऐसा स्ट्रक्चर होता है H2S2O7 का। ये H2S2O7 है। देन H2SO5, इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। H2SO5, H2SO5 ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये इधर परऑक्साइड लिंकेज है तो इसको बोलते हैं परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड भी बोलते हैं, कैरोज एसिड। H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल्स एसिड बोलते हैं इसको। H2S2O8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या इसका एक नाम और है मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। ठीक है, यहां भी आप देख रहे हो परऑक्साइड लिंकेज है। तो ये इन एसिड्स के स्ट्रक्चर है। बोला जा रहा है कि सम ऑफ दीज एसिड्स आर अनस्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, दे आर नोन इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। वो या तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नोन है या वो सॉल्ट के फॉर्म में नोन है। स्ट्रक्चर्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स आर शोन इन फिगर। अब वो सारा स्ट्रक्चर मैंने एक एक करके ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब इसमें डिस्कस किया जा रहा है आगे सल्फ्यूरिक एसिड को, तो सल्फ्यूरिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियली लार्ज स्केल पे यूज होने वाला केमिकल है, इसीलिए इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स वर्ल्ड वाइड। तो आप साथ में लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। पूछे किंग ऑफ केमिकल्स कौन है तो आप बोलोगे
सल्फ्यूरिक एसिड। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की? तो बोला है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन कौन से 3 स्टेप हैं? पहला स्टेप बोल रहे हैं बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर इन एयर टू जनरेट SO2। ठीक है, सल्फर या सल्फाइड ओर की बर्निंग से SO2 का फॉर्मेशन, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट V2O5। तो SO2 से SO3 का फॉर्मेशन करते हैं सेकंड स्टेप में वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। तो SO2 को एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू गिव ओलियम। तो जो SO3 है वो सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब होकर के ओलियम का फॉर्मेशन करता है। The SO2 produced is purified by removing dust and other impurities such as arsenic compounds। जो पहले स्टेप में SO2 बनता है उसके बारे में बात की जा रही है। The SO2 produced is purified by removing dust and other impurities such as arsenic compounds because ये जो कैटलिस्ट वहां पे प्रेजेंट है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, उसके साथ पॉइजनिंग करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देंगे, इसलिए इनको रिमूव करना जरूरी है। The SO2 produced is purified by removing dust and other impurities such as arsenic compound। कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई सिलिसियस इम्प्योरिटी या आर्सेनिक इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। The key step in the manufacture of H2SO4 is the catalytic oxidation of SO2 with O2 to give SO3 in presence of V2O5 catalyst। ये रिएक्शन है यहाँ पे 2SO2 plus O2 V2O5 की प्रेजेंस में 2SO3। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। The reaction is exothermic, reversible, and the forward reaction leads to a decrease in volume। ठीक है, देखो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है, डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव है, बट साथ में डेल्टा S भी नेगेटिव है। डेल्टा H का नेगेटिव होना वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के फेवर में है, लेकिन डेल्टा S का नेगेटिव होना रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के अगेंस्ट है। डेल्टा H यहाँ पे नेगेटिव है, ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के फेवर में है, लेकिन डेल्टा S नेगेटिव है, ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के अगेंस्ट है। The reaction is exothermic, reversible, and the forward reaction leads to a decrease in volume. Therefore, low temperature and high pressure are the favorable condition for maximum yield। ये ली चैटलियस प्रिंसिपल के बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ गैसियस मोल डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए रिएक्शन हाई प्रेशर फेवरेबल होगी, और एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगी। Therefore, low temperature and high pressure are the favorable condition for maximum yield, but the temperature should not be very low, otherwise rate of reaction will become slow। तो हम रिएक्शन टेम्परेचर को बहुत कम भी नहीं रख सकते, नहीं तो रिएक्शन स्लो स्पीड से प्रोसीड करेगी। तो बोले in practice the plant is operated at a pressure of 2 bar। जहां पे ये रिएक्शन होती है वो रिएक्टर जो है 2 बार प्रेशर पे ऑपरेट होता है। इन प्रैक्टिस द प्लांट इज ऑपरेटेड एट अ प्रेशर ऑफ 2 बार एंड अ टेम्परेचर ऑफ 720 केल्विन।
टू बार प्रेशर और 720 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड करती है। The SO3 gas from the catalytic converter is absorbed in concentrated H2SO4 to produce oleum. इसका पूरा जो फ्लो चार्ट है वो एनसीईआरटी में गिवन है। एक बार जरा वो फ्लो चार्ट पहले देख लो, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट गिवन है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आप देखो, ओल्ड एडिशन में तो पेज नंबर 190 पे है, अब न्यू एडिशन में आप देख लो 7-8 पेज आगे देख लो। फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया सबको? फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में बोल रहे हैं कि सल्फर जो है वो रखा हुआ है एक कॉलम के अंदर, जिसको सल्फर बर्नर बोल रहे हैं। सल्फर बर्नर के अंदर सल्फर प्रेजेंट है, या बोल सकते हो सल्फाइड और भी हो सकता है। जब रोस्टिंग कराते हैं तो वहां पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर बर्नर है, उसके अंदर सल्फर पाउडर सल्फर प्रेजेंट है और एयर को एंटर कराते हैं, ठीक है। एयर को एंटर कराते हैं और बर्न कराते हैं, तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर कुछ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन होगी। ऑब्वियसली दूसरी गैसेस भी होंगी। अगर एयर को यूज किया तो एयर में जो दूसरी गैसेस है वो अनयूटिलाइज्ड है, तो वो गैसेस भी प्रेजेंट होंगी। अब देखो इसको एक डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद जो मेन रिएक्शन है कांटेक्ट प्रोसेस की वो होने वाली है। मेन रिएक्शन क्या है, SO2 और O2 की रिएक्शन से SO3 का फॉर्मेशन। और अभी आपने देखा कि अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसके लिए पॉइजनिंग करता है। कैटालिटिक पॉइजनिंग कौन करता है, सिलिसियस इंप्योरिटीज और आर्सेनिक इंप्योरिटीज। सिलिसियस इंप्योरिटीज एंड आर्सेनिक इंप्योरिटीज, तो उनको रिमूव करने के लिए यहाँ पे डस्ट प्रेसिपिटेटर है, ठीक है। डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास करते हैं, वो जितनी भी सिलिसियस इंप्योरिटीज होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। और फिर उसके बाद इसको एक वॉशिंग एंड कूलिंग टावर से पास करते हैं। वॉशिंग एंड कूलिंग टावर, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर से वाटर को स्प्रे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली जो है जो कुछ ट्रेस अमाउंट में आर्सेनिक इंप्योरिटीज और ये सिलिसियस इंप्योरिटीज होंगी, उनको रिमूव करने के लिए इसको भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो गैसेस है, ये गैसेस इनको पास करते हैं ये ड्राइंग टावर से। ड्राइंग टावर से, जो कि जितना भी मॉइस्चर होगा, ऑब्वियसली ये वॉशिंग एंड कूलिंग टावर से जब पास करोगे तो कुछ न कुछ मॉइस्चर आ जाएगा गैस के अंदर। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट है। और आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो जितना मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को गैसियस मिक्सचर से रिमूव कर लेगा। और फिर ड्राई SO2 और O2 जो है वो आगे पास होती है, ठीक है। ड्राई SO2 और O2 आगे पास होती है। अब यहाँ पे एक यूनिट लगी हुई है जिसको बोल रहे हैं आर्सेनिक प्योरीफायर। तो ये आर्सेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया गया है। तो बोला आर्सेनिक प्योरीफायर कंटेनिंग जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये आर्सेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर लेता है। फिर एक प्री हीटर है जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन करता है। टेम्परेचर चाहिए 720 केल्विन, तो 720 केल्विन टेम्परेचर को ये मेंटेन करेगा प्री हीटर, ठीक है। और अब उसको हम मेन जो कैटालिटिक कन्वर्टर है, मतलब मेन रिएक्टर है, उसमें एंटर कराते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो कैटलिस्ट प्रेजेंट है, और उसके अंदर ये SO2 और O2 गया और वो SO3 में कन्वर्ट होगा।
तो यहाँ से SO3 का फॉर्मेशन हुआ और फिर इस SO3 को कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहां से बन जाता है ओलियम H2S2O7। इस तरीके से ओलियम का फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी एनालिसिस समझ में आई? ये पूरा फ्लो डायग्राम समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो लेफ्ट साइड में सल्फर बर्नर है, ठीक है, यहां से SO2 बनेगा, उसके अंदर अनरिएक्टेड ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस प्रेजेंट होंगी जो एयर में प्रेजेंट थी, और फिर उसके बाद इसको एक डस्ट प्रेसिपिटेटर से पास किया जो सिलिशियस इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा। फिर उसको वाटर स्प्रे से पास करते हैं, ये भी उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, जो ट्रेसेस में डस्ट है उनको ये रिमूव कर लेता है। अब जो गैसियस मिक्सचर है, उस गैसियस मिक्सचर के अंदर मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए एक ड्राइंग टावर से इसको पास करते हैं, जहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 स्प्रे को यूज किया जाता है। वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर वहां से जो ड्राई SO2 और O2 है, उसको हम एक आर्सेनिक प्योरीफायर से पास करते हैं, जो आर्सेनिक इंप्योरिटीज को रिमूव कर लेता है। फिर प्रीहीटर है, प्रीहीटर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है रिएक्शन के लिए उसको मेंटेन करता है। अब इसको हम मेन रिएक्टर के अंदर एंटर कराते हैं, जहां पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करके ओलियम बना लेते हैं H2S2O7। तो यहाँ पे आप देखो, बोला इन प्रैक्टिस द प्लांट इज ऑपरेटेड एट अ प्रेशर ऑफ 2 bar and a temperature of 720 Kelvin. The SO3 gas from the catalytic converter is absorbed in concentrated H2SO4 to produce oleum. फिर आगे बोला dilution of oleum with water gives sulfuric acid of the desired concentration. Dilution of oleum with water gives sulfuric acid of the desired concentration. In the industry, 2 steps are carried out simultaneously to make the process a continuous one and also to reduce the cost. 2 स्टेप का मतलब एक तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन और दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन। ये बोल रहा है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब जहां पे मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है वहीं पे बगल में एक सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगी होती है, जिससे कि वहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया जाए। बोले द सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय कांटेक्ट प्रोसेस इज 96 to 98% प्योर। तो इस प्रोसेस से जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है उसकी प्योरिटी 96 to 98% है। ठीक है, 96 to 98%। अब जरा देखो, बुकलेट में तो नहीं, ये एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है ये इंफॉर्मेशन। बुकलेट में एक और प्रोसेस की बात की गई है जो ओल्ड प्रोसेस है सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको लेड चैम्बर प्रोसेस बोलते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस, कई बार ये नेम भी पूछ लिया जाता है कि लेड चैम्बर प्रोसेस किसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस को सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस को भी सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। तो अब लेड चैम्बर प्रोसेस में देखो क्या कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन जिसको हम एयर से ले रहे हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, उसके साथ H2O प्लस 2H2O, ये रिएक्शन है बेटा। 2SO2 प्लस O2 प्लस 2H2O,
ठीक है, यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट, इसको एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मतलब ये एंड में रीजनरेट होगा। तो इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड होता है, यहाँ पे रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये कैटलिस्ट है, NO कैटलिस्ट। बोला एसिड ऑब्टेन्ड, इसके थ्रू जो एसिड फॉर्म होता है उसकी प्योरिटी क्या है, 80% प्योरिटी है, मतलब कांटेक्ट प्रोसेस से कम। कांटेक्ट प्रोसेस में जो प्योरिटी होती है एसिड की वो 96 to 98% होती है, यहाँ पे प्योरिटी 80% है। एसिड ऑब्टेन्ड इज 80% प्योर एंड इज नोन एज ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसको बोलते हैं ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये भी पूछा जा सकता है। ब्राउन ऑयल ऑफ विट्रियोल क्या होता है, 80% pure H2SO4 which is obtained by lead chamber process is called brown oil of vitriol. 80% pure sulfuric acid which is obtained by lead chamber process is called brown oil of vitriol. अब प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो बोल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, sulfuric acid is a colorless dense oily liquid with a specific gravity of 1.84, with a specific gravity of 1.84 at 298 Kelvin. The acid freezes at 283 Kelvin. इसका फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन है, मतलब वाटर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, एंड बॉयल्स एट 611 केल्विन। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 283 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन है, जो कि काफी ज्यादा है वाटर के कंपेयर में। It dissolves in water. It dissolves in water with the evolution of a large quantity of heat. It dissolves in water with the evolution of a large quantity of heat. इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड को हमें डाइल्यूट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मतलब जो है अक्सर लोग उसमें वाइबा में पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री वाइबा में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड को हमें डाइल्यूट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे या वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे? अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करना है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, वाटर के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे? हाँ, वाटर में एसिड ऐड किया जाएगा, सही है, वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे। इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। इसलिए क्या होगा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप जो है आप गिरा रहे हो, वो ड्रॉप जो है वाटर के अंदर चला जाएगा और सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अंदर होंगी। ठीक है, तो वो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर आप इसका उल्टा काम करते हो, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर अगर आपने वाटर गिरा दिया तो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन सरफेस पे होगी, तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हीट जो है वो पूरा सोल्यूशन को आपके ऊपर जो है वो फेंक देगा। ठीक है, तो आप जलने का खतरा है। तो इस वजह से हमेशा वाटर के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड किया जाता। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड विद अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.84 at 298 Kelvin. The acid freezes at 283 Kelvin
and boils at 611 Kelvin, it dissolves in water with the evolution of a larger quantity of heat. The chemical reaction of sulfuric acid are as a result of the following characteristic. जो सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज इन कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू गवर्न होती है। नंबर 1, लो वॉलेटिलिटी, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी वॉलेटिलिटी लो है। तो एक तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन में यूटिलाइज होती है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, इसका एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो आप इसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को यूज कर सकते हो। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्योंकि इसकी वाटर एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की ये कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस में यूज की जाती है। एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, बट हॉट कंडीशन में, तो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये केमिकल प्रॉपर्टी दिखा सकता है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज एक तो इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू गवर्न होती है, मतलब लो वॉलेटिलिटी के थ्रू गवर्न होती है। नंबर 2, इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है उसके थ्रू वो गवर्न होती है। नंबर 3, जो इसका स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग कैरेक्टर है उसके थ्रू ये गवर्न होती है। और नंबर 4, जो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है उसके थ्रू गवर्न होती है। अब आगे देखो, बोला सल्फ्यूरिक एसिड आयनाइजेस इन 2 स्टेप्स। तो जब ये आयनाइज होता है तो 2 स्टेप में आयनाइज होगा। पहले तो ये बाइसल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा, फिर सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। पहला जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि ये पहले स्टेप में तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो जो इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है। इनफैक्ट दूसरी डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू भी सफिशिएंटली लार्ज होती है। आप देख रहे हो 10⁻² ऑर्डर की वैल्यू है, तो अगर एसिटिक एसिड के लिए देखा जाए तो वैल्यू 10⁻5 ऑर्डर की होती है, तो उसके कंपेयर में तो इसका सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन ही 1000 टाइम्स ग्रेटर ऑब्जर्व हो रहा है। तो बोला द लार्जर वैल्यू ऑफ Ka1 means that H2SO4 is largely dissociated into H positive and HSO4 negative. Greater the value of dissociation constant, the stronger is the acid. अब ये सब बात तो आपको पता ही है। बोला the acid forms 2 series of salts. ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाते हैं, नॉर्मल सल्फेट्स such as calcium sulfate and copper sulfate, and acid sulfate, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड को देखा जाए तो ये 2 टाइप के सॉल्ट बनाता है, एक तो HSO4 नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग और दूसरा SO4 नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो हो गया सल्फेट और ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा, तो ये एसिड हाइड्रोजन सल्फेट आप बोल सकते हो या बाइसल्फेट बोल सकते हो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो सल्फेट बोला जाएगा। बोले डिकम्पोजेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इनटू CO2। तो ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से रिएक्ट करके CO2 गैस इवॉल्व करता है, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो विगोरसली रिएक्ट करेगा विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ब्रिस्क एफरवेसेंस। फिर आगे देखो, बोला सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी कैन बी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो जैसे आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि हैलिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जा रहा है, क्योंकि हैलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सल्फ्यूरिक एसिड से कम है, तो इसलिए इनको प्रोड्यूस करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। लेकिन ये भी है इंपॉर्टेंट कि सिर्फ
ये हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ही आप प्रोड्यूस कर पाओगे। आप इसके थ्रू हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड को नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब जरा देखो क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जैसे अगर आपने KI को यूज किया और आप उसको H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, KI को H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो, तो ये है एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। KI जो है वे बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और H2SO4 क्या है, आप इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, KI को ऑक्सीडाइज कर देता है, KI को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया, KI को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए आप हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बना सकते इस तरीके से। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के भी फॉर्मेशन में यही प्रॉब्लम आती, ठीक है। बट ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर मेटल नाइट्रेट है MnO3, इसको हमने H2SO4 से रिएक्ट कराया, ठीक है, H2SO4 से रिएक्ट कराया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा HNO3 और M2SO4। इसी तरीके से अगर हम MCl को कंसीडर कर रहे हैं और इसको H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहां पे बन जाएगा HCl प्लस M2SO4। अब ध्यान देना, ये रिएक्शन जो हो रही है इसके पीछे दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कौन से दो फैक्टर, एक तो ये मोर एसिडिक है सल्फ्यूरिक एसिड, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसके कंपेयर में ये मोर एसिडिक है, और ये लेस एसिडिक है। यहां भी वही बात ऑब्जर्व हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ HCl से ज्यादा होता है, तो ये मोर एसिडिक है और HCl लेस एसिडिक है। और दूसरा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसलिए जो लेस वोलेटाइल, जो मोर वोलेटाइल एसिड्स है वो स्केप आउट हो जाएंगे, तो ये फॉर्म होगा और रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, तो इससे इसकी यील्ड जो है बढ़ती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन को ड्राइव करने वाला फैक्टर कौन है, तो आप बोलोगे दो फैक्टर। पहला, एसिडिक कैरेक्टर, मोर एसिडिक कंपाउंड लेस एसिडिक कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है। दूसरा, वोलेटिलिटी डिफरेंस, ठीक है, लेस वोलेटाइल एसिड मोर वोलेटाइल एसिड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इस वजह से रिएक्शन हो रही है। तो देखो आगे क्या गिवन है यहां पे, बोल रहे हैं कि अगर जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है H2SO4 के साथ रिएक्ट करा है तो KHSO4 प्लस HNO3। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो एसिड है जरूरी नहीं कि सल्फेट हो, ये बाइसल्फेट हो सकता है, बाइसल्फेट भी हो सकता है, मतलब दोनों ही रिएक्शन पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे मेटल सल्फेट भी बन सकता है और बाइसल्फेट भी बन सकता है। अब जरा आगे देखो, बोला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। अभी जैसे आपने कांटेक्ट प्रोसेस में देखा, सल्फ्यूरिक एसिड की इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज किया गया। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड by passing them through sulfuric acid,
प्रोवाइडेड द गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद द एसिड। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप उसी गैस को ड्राई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर सकते हो जो गैस सल्फ्यूरिक एसिड से न रिएक्ट करे। अगर गैस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगी तो फिर आप उसको ड्राई करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को नहीं यूज कर सकते। अब कोई आपसे पूछे कि भाई अमोनिया को मॉइस्चर फ्री बनाना है, अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे? आप बोलोगे कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अमोनिया बेसिक गैस है और ये एसिड है, तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। तो मेनी वेट गैसेस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड provided the gases do not react with the acid. Sulfuric acid removes water from organic compound. It is evident by its charring action on carbohydrates. आप देखो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया जा रहा है तो उसका सारा कार्बन अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। ठीक है, कार्बन अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। इसी तरीके से आप देखो, अगर इसको ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट किया जा रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ऑक्सैलिक एसिड ये कंपाउंड है, अगर ऑक्सैलिक एसिड को आप सिंपली हीट करते हो, अगर आप इसको सिंपली हीट करते हो, फिर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और हाइड्रोजन गैस, मतलब हीट करने पे ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन अगर हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, निशांत का मैसेज है, वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसको एंट्री दिलवा करनी है। अगर इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 हमेशा वाटर का रिमूवल करना चाहता है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 वाटर भी प्रोड्यूस करेगा, तो एक प्रोडक्ट तो वाटर है, ये फिक्स हो गया। अब वाटर का मतलब आप इसको ऐसे समझो, ये H और OH, इससे क्या बन गया वाटर। अब यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि अगर आप इसको सिंपली हीट कर रहे हो तब तो CO2 और हाइड्रोजन बन रहा है, बट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं तो वाटर, CO और CO2 बन रहा है। अब जरा आगे देखो, बोले हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप एक तरीके से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हो। हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। In this respect, it is intermediate between phosphoric acid and nitric acid. मतलब इसका जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो फॉस्फोरिक एसिड से ज्यादा बट नाइट्रिक एसिड से कम है। In this respect, it is intermediate between phosphoric acid and nitric acid. Both metal and non-metals are oxidized by concentrated sulfuric acid. मेटल और नॉन मेटल दोनों को ये ऑक्सीडाइज करता है, which is reduced to SO2। खुद जो है ये रिड्यूस होकर के SO2 में कन्वर्ट होगा। तो जैसे आप देख रहे हो, कॉपर को अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, हीट करेंगे, हीटिंग भी मेंशन होनी चाहिए, तो CuSO4, H2O और SO2 का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो SO2 बन गया और कॉपर को उसने कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपसे कोई बोले क्या कॉपर फॉस्फोरिक एसिड के साथ अगर उसको हीट करें तो क्या वहां पे क्यूप्रिक फॉस्फेट बनेगा? कॉपर को अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करें तो क्या रिएक्शन होगी? बोलो।
अगर कॉपर को फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करें तो क्या रिएक्शन होगी? अरे भाई ये रिएक्शन हो क्यों रही है? कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए ना। फॉस्फोरिक एसिड क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जब सल्फ्यूरिक एसिड ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फॉस्फोरिक एसिड का तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है वो नहीं के बराबर होना चाहिए। निग्लिजिबल ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है तो वो कॉपर को ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाएगा। तो कॉपर और फॉस्फोरिक एसिड को अगर हम कंसीडर करें तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगर हम कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो कॉपर जो है ना वो कोल्ड नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हॉट कंडीशन में ही रिएक्ट करता है, वो भी हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यहां पे जो रिएक्शन हो रही है ये रिएक्शन एसिड के ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की वजह से हो रही, मतलब कॉपर जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, वो इसलिए रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ क्योंकि एसिड का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है। अगर एसिड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं दिखाएगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 में कन्वर्ट हो रहा है, खुद भी रिड्यूस होकर के SO2 में कन्वर्ट होगा। कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना रहा है, खुद रिड्यूस होकर के SO2 में कन्वर्ट होगा। केबीआर को ऑक्सीडाइज करके, केबीआर को पहले तो इसने HBr में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर HBr को ऑक्सीडाइज करके Br2 बना देता है। मतलब एक तरीके से केबीआर से ये HBr नहीं बना पाता है बल्कि ब्रोमीन का फॉर्मेशन करता है। आगे देखो बोला है विथ PCl5 फॉर्म्स मोनो एंड डाई एसिड क्लोराइड, मोनो एंड डाई एसिड क्लोराइड। तो अब इसको आप देखो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अब हम इसको PCl5 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो PCl5 के साथ ट्रीट करेंगे तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है, Cl PCl3 Cl। अब आप देखो ये इधर से ब्रेक हो गया और इधर से ब्रेक हो गया, तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया क्लोरोसल्फोनिक एसिड, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको कि सुपर एसिड की तरह बिहेव करता है। तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड बन गया और इधर क्या बन गया, POCl3, और क्या बन गया, HCl। तो ये बन सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, इसी तरीके से इधर भी रिएक्शन हो सकती है, PCl3 Cl यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड बन सकता है, SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड 2POCl3 एंड 2HCl। तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहां पे ऑब्जर्व होगी। तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड भी बन सकता है और सल्फ्यूराइल क्लोराइड भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कि PCl5 को आपने स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में यूज किया या एक्सेस में यूज किया। इसी तरीके से देखो K4FeCN6 को अगर H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए
aqueous H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बन रहा है, फेरस सल्फेट बन रहा है, अमोनियम सल्फेट बन रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट बन रहा है। इसमें अगर आयरन को देखो तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। K4FeCN6 में भी आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फेरस सल्फेट में भी आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन आप देखो प्रोडक्ट साइड में भी हर जगह दिख रहा है। K2SO4 में भी सल्फेट आयन है, फेरस सल्फेट में भी सल्फेट आयन है और अमोनियम सल्फेट में भी सल्फेट आयन है। मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है। ये जो साइनाइड आयन के अंदर कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। साइनाइड आयन का कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया फिर अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको KClO3 से रिएक्ट करा रहे हैं तो KClO3 को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराने पे आप यहां पे देख रहे हो कि पर क्लोरिक एसिड बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। ClO3 नेगेटिव ClO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है और साथ में ClO3 नेगेटिव का रिडक्शन भी हुआ है। रिडक्शन बोलोगे क्या? एक मिनट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके देखते हैं। KClO3 इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। KHSO4 बन रहा है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है इसके अंदर। HClO4 बन रहा है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ClO2 बन रहा है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +4 है, +H2। इसका मतलब अगर आप देखो तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है, ये किसी रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे रिएक्शन बैलेंस नहीं है बट ये किसी रिडॉक्स चेन में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप KClO3 को देखो तो KClO3 HClO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और KClO3 ClO2 में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, ये ClO2 में कन्वर्ट हो रहा है, रिडक्शन, HClO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक तरीके से इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे किसी रिडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व नहीं है, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और उस एसिडिक मीडियम में इस क्लोरेट सॉल्ट का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। एसिडिक मीडियम में क्लोरेट सॉल्ट का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है, उन केमिकल प्रॉपर्टीज में वोलेटिलिटी का इफेक्ट, इसके एसिडिक नेचर का इफेक्ट, इसके डिहाइड्रेटिंग नेचर का इफेक्ट, इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर का इफेक्ट, ये अलग अलग टाइप की रिएक्शन में ऑब्जर्व हो रहा है। यूजेस में देखो, बोला सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। A nation's industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produces and consumes. अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है वो इस बेसिस पे जज की जाती है कि वहां पे कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस और कंज्यूम किया जा रहा है, वहां पे कितना अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोड्यूस किया जा रहा है और कंज्यूम किया जा रहा है। इसके बेसिस पे किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ को जज करते हैं। तो बोल रहे हैं कि इट इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपाउंड्स
एंड ऑल्सो इन मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, तो बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए इसको यूज करते हैं और कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसको यूज किया जाता है. The bulk of sulfuric acid produced is used in the manufacture of fertilizers. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को कई सारे फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट. अदर यूजेस आर इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट, पेंट्स एंड डाई स्टफ्स, इंटरमीडिएट, इनको बनाने के लिए भी यूज करते हैं. डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है. मेटलर्जिकल एप्लीकेशंस है इसके, फॉर एग्जांपल क्लींजिंग मेटल बिफोर इनेमलिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वेनाइजिंग. इसको स्टोरेज बैटरीज के अंदर यूज करते हैं. इसका यूज बता रहे हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट्स. नाइट्रोसेल्यूलोज प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं. और लेबोरेटरी रिएजेंट तो है ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट. तो ये सब इसके यूजेस है. इतने सारे इंपॉर्टेंट यूजेस होने की वजह से ही इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है. ठीक है, तो ये है डिस्कशन सल्फ्यूरिक एसिड का. उसके बाद बुकलेट में हाइड्रोजन सल्फाइड को डिस्कस किया गया है. तो हाइड्रोजन सल्फाइड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. ठीक है, तो अब इसी के साथ ग्रुप 16 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया. ठीक है, ग्रुप 16 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया. अब आप देखो ग्रुप 17. ग्रुप 17 ग्रुप 17 देखो, तो बोल रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 17. तो ये 17th ग्रुप के मेंबर है. These are collectively known as the halogens. ग्रीक में हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जीन्स मींस बॉर्न, ओरिजिन. ठीक है, सॉल्ट ओरिजिन के होते हैं. तो दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, सॉल्ट बनाने के लिए इनको यूज करते हैं. द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स. Like groups 1 and 2, the elements of group 17 show great similarity amongst themselves. जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्काली मेटल्स में आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है प्रॉपर्टी में. उसी तरीके से जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी में भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है. बोले that much similarity is not found in the elements of other groups of the periodic table. Also there is a regular gradation in their physical and chemical properties. Astatine is a radioactive element. तो इनमें जो एस्टेटाइन है वो रेडियोएक्टिव है, बाकी सब नॉन रेडियोएक्टिव है. एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए फ्लोरीन को सुपर हैलोजन भी बोला जाता है. आप इसको नोट में लिख लेना. फ्लोरीन इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर हैलोजन. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से उसको सुपर हैलोजन बोला जाता है. हाईली कोरोजिव सब्सटेंस है. अब जरा आगे देखो अकरेंस. तो बोले फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली एबंडेंट while ब्रोमीन एंड आयोडीन लेस सो. तो फ्लोरीन और क्लोरीन का एबंडेंस बता रहे हैं काफी ज्यादा है, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन का कम.
फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज insoluble fluorides, फ्लोस्पर, क्रायोलाइट एंड फ्लोरएपेटाइट के फॉर्म में ये नेचर में मेनली मिलता है। फ्लोस्पर यानी कि CaF2, क्रायोलाइट Na3Al(F6) एंड फ्लोरएपेटाइट। And small quantities are present in soil, river water plants, and bones and teeth of animals. ठीक है, इनके अंदर भी फ्लोरीन स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड होता है, 2.5% बाई मास। मतलब सी वाटर का अगर 100 ग्राम ले तो उसमें 2.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है, बट इज मेनली सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 2.5% बाई मास। द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सीज कंटेन दीज कंपाउंड्स। The deposits of dried up seas contains these compounds. For example, sodium chloride and carnallite. तो उनके अंदर ये डिपॉजिट्स के फॉर्म में मिलता है। Certain forms of marine life contain iodine in their systems. तो बोल रहा है कि कुछ मैरीन एरिया, मतलब जो कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स मिलते हैं उनके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। Certain forms of marine life contain iodine in their systems. Various seaweeds, for example, contain up to 0.5% of iodine, and chili saltpeter contain up to 0.2% of sodium iodate. चिली सॉल्ट पीटर एंड इंडियन सॉल्ट पीटर। तो चिली सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं भाई? चिली सॉल्ट पीटर क्या होता है? NaNO3। तो बोल रहा है कि चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 के साथ वहां पे NaIO3 भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर आयोडीन होता है। The important atomic and physical properties of group 17 elements along with their electronic configuration are given in table 7.8. अब जरा इस प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। तो एटॉमिक नंबर में तो कोई स्पेशल बात होगी नहीं, एटॉमिक मास में भी कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही कोर कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा जैसा बाकी ग्रुप में आपने देखा है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जो कोर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में। ब्रोमीन और आयोडीन के केस में डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है कोर के अंदर, और आयोडीन के केस में डी ऑर्बिटल के साथ साथ एफ ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट है। कोवेलेंट रेडियस अगर आप देखो तो फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर, क्लोरीन का 99 पिकोमीटर, काफी ज्यादा साइज डिफरेंस है दोनों के बीच में, लगभग 25 यूनिट का 35 यूनिट का साइज डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप देखो सिर्फ 15 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है, आगे 19 यूनिट का डिफरेंस है। मतलब जितना ज्यादा साइज डिफरेंस फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ऑब्जर्व होता है, उतना साइज डिफरेंस आगे क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में और ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में ऑब्जर्व नहीं होता। आयनिक रेडियस भी उसी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। फ्लोराइड आयन का आयनिक रेडियस 133 पिकोमीटर है, क्लोराइड आयन का 184 पिकोमीटर है, लगभग क्या 61 पिकोमीटर का डिफरेंस है यहाँ पे, 51 पिकोमीटर का। फिर सिर्फ 12 पिकोमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन के बीच में, और आगे 24 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन के बीच में। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप देखो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करनी चाहिए।
तो वही ट्रेंड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो एक्सेप्शनली हाई है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई है, मतलब मोस्ट नेगेटिव। और उसके बाद फिर फ्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। मतलब अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसिडर करें, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जबकि इससे पहले वाले ग्रुप में आपने देखा था कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर की होती है। सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, और सबसे नीचे आया था ऑक्सीजन। इससे पहले वाले ग्रुप में आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर देखा था वो ये था। आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप देखो, सल्फर के -200, सेलेनियम के -195, टेल्यूरियम के -190, पोलोनियम के -174 और ऑक्सीजन के -141। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे कम है। यहां पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम नहीं है, क्लोरीन से कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फ्लोरीन को बोलते ही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग स्केल पे 4। क्लोरीन के 3.2। क्लोरीन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट, देन नाइट्रोजन, नहीं देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, तब उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 और आयोडीन का 2.7, एस्टेटाइन का 2.2। अब आप देख रहे हो कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो ऑब्वियसली सबसे छोटा साइज जो है वो ये फ्लोराइड आयन का होगा, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा फ्लोराइड आयन की होगी और सबसे कम आयोडाइड आयन की होगी। और फिर आप देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट गिवन है 54.4, फ्लोरीन का 172, क्लोरीन, ब्रोमीन का 265.8 और आयोडीन का 386.6। तो ये रेगुलरली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार इंक्रीज करेगा उसी फैक्टर की वजह से। डेंसिटी आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड लेंथ अगर आप देखो वो भी इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये एक्सेप्शनली लो होती है। आप देख रहे हो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं है ट्रेंड। डेल्टा एच डिसोसिएशन, अगर डेल्टा एच डिसोसिएशन को कंसीडर करें तो क्लोरीन के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन है, सबसे कम आयोडीन।
क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, देन फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एंड सबसे कम आयोडीन आयोडीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली लो है बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्सन। ये जो लोन पेयर रिपल्सन ऑब्जर्व हो रहा है उसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली लो है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहां पे गिवन है। तो आप देख रहे हो फ्लोरीन के लिए 2.87 वोल्ट है जो हाईएस्ट होता है। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इतना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑब्जर्व नहीं होता। तो ये मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन के लिए आप देखो 1.36 वोल्ट। तो क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर जो है वो पोटेशियम परमैग्नेट से कम है। KMnO4 के लिए जो E0 रिडक्शन है वो 1.54 वोल्ट के आसपास होता है एसिडिफाइड KMnO4 के लिए। तो उससे ये कम है, तो मतलब ये उससे लेस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ब्रोमीन के लिए 1.09 और आयोडीन के लिए 0.54। अब देखो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि अगर एसिडिफाइड KMnO4 चाहिए तो एसिडिफाइड KMnO4 के लिए आप कभी भी HCl यूज नहीं करोगे, पोटेशियम परमैग्नेट के साथ HCl यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि HCl जो है, HCl को पोटेशियम परमैग्नेट ऑक्सीडाइज कर देगा, क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसीलिए अगर आपको एसिडिफाइड KMnO4 चाहिए तो आप KMnO4 के साथ H2SO4 को यूज करोगे, KMnO4 के साथ आप HCl यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो फिर देखो बोला है कि द ट्रेंड्स ऑफ सम ऑफ द एटॉमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल व्हिच इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस। इसका मतलब कि इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, तो बोले द हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड्स। अपने अपने पीरियड के ये सबसे छोटे एलिमेंट होते हैं ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। The atomic radius of fluorine, like the other elements of second period, is extremely small. Atomic and ionic radii increase from fluorine to iodine due to increasing number of quantum cell. Number of cell बढ़ने की वजह से size increase कर रहा है। Ionization enthalpy में देखो, they have little tendency to lose electron. इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। Thus they have very high ionization enthalpy due to increase in atomic size. Ionization enthalpy decreases down the group. तो साइज क्योंकि इंक्रीज कर रहा है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करेगी। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो तो ग्रुप 16 एलिमेंट से ज्यादा होती है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ग्रुप 16 एलिमेंट से कम होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ग्रुप 16 एलिमेंट से ज्यादा होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ग्रुप 16 एलिमेंट से कम होती है, क्योंकि ग्रुप 16 एलिमेंट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के मीन टाइम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है, जबकि ये सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखो बोल रहा है हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। अपने अपने पीरियड में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन्हीं की होती है। This is due to the fact that the atoms of these elements have only one electron less than stable noble gas configurations. Electron gain enthalpy of the elements of the group becomes less negative down the group.
However, the negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। However, the negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. इसका explanation भी बता रहे हैं. It is due to small size of fluorine atom. As a result, there are strong interelectronic repulsion. Size छोटा है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए एडेड इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां पे ऐड नहीं हो पाएगा। तो it is due to small size of fluorine atom. As a result, there are strong interelectronic repulsion in the relatively small 2p orbitals of fluorine, and thus the incoming electron does not experience much attraction. तो आप बोल सकते हो कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव है इन कंपेयर टू क्लोरीन बिकॉज ऑफ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता है फ्लोरीन के अंदर इन कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, अब जो बाकी डिस्कशन है इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बेटा।